बैक। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 2 दिन के इकट्ठे करंट अफेयर्स, दैट इज़ 3rd एंड 4th जून। देखो थोड़ा सा पीछे ड्यू टू सम इश्यूज जो थे, थोड़ा सा हमारा एक दिन का लैग हो गया था, ठीक है। बट डोंट वरी, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, हर चीज़ कवर करेंगे। कोई ना कोई वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम आपके, अगर कुछ हमारी तरफ से कुछ कहीं पे लैग हुआ होगा तो उस चीज़ को हम कैसे कवर करना है वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बट हाँ, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, ओके। सो देखो, आज है आपका 3rd और 4th जून के जो हैं कुछ करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है आपकी, जो सबसे पहली आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक आपकी पॉपुलर पर्सनालिटी के बारे में हम बोल सकते हैं। जब पॉपुलर पर्सनालिटीज़ की बात आती है वहाँ पर आपको इस तरीके की न्यूज़ पूछ ली जाती है। सो संतूर माइस्त्रो एक पद्मश्री अवॉर्डी थे, ठीक है, जिनका नाम है भजन सोपोरी। ये पास्ट अवे हुए, इनकी जो है निधन होता है एट द एज ऑफ 73, ठीक है। तो 73 एज में इनका निधन होता है। ये एक संतूर प्लेयर थे और ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, अगर हम JKPSI की बात करें, JKSSB की बात करें, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि ये सोपोर से बिलोंग करते थे, ठीक है। यहीं से बॉर्न हुए थे और ये कहाँ पर है, कश्मीर में है, ठीक है। सोपोर को मैं आपको बता दूं तो एप्पल जो है यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। कश्मीर वैली में जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है और यहीं से जो है ये बिलोंग करते थे। भजन सोपोरी नाम था इनका, एक संतूर प्लेयर थे। इनका निधन हो जाता है एट द एज ऑफ 73। 1948 में इनका बर्थ हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो थे एक सूफियाना घराना से जो थे बिलोंग करते थे। सूफियाना घराना ऑफ इंडियन म्यूज़िक से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जो था इनका, ये अपने आप को रिलेट करके चलते थे, उधर से बिलोंग करते थे। ग्रेट ग्रैंडसन थे, आपको नाम पता होगा, पंडित शंकर, ठीक है। सो पंडित शंकर पंडित जो थे उनके ग्रेट ग्रैंडसन थे और इन्होंने ही आपका जो सूफी बजाज स्टाइल है, ठीक है, सूफी बजाज स्टाइल था, इन्होंने ही फाउंड किया था। पंडित शंकर पंडित ने, उन्हीं के आगे ग्रेट ग्रैंडसन रहे थे भजन सोपोरी। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ में आप इनका नाम याद रख सकते हैं। और सिंस ये कश्मीर से बिलोंग करते थे, सोपोर से बिलोंग करते थे, इस वजह से भी जो है इनका एक नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो पंडित शंकर पंडित जो थे, इन्होंने सूफी बाज एक स्टाइल था उसका फॉर्मेशन, उसका डेवलप उन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के साथ रिलेटेड थे, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी इनकी। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक कंपोज किए थे, कम से कम भी 6000 से ऊपर के गाने जो है इन्होंने कंपोज किए थे। हर लैंग्वेज में गाना था, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, सिंधी, उर्दू, तो हर लैंग्वेज में जो था इन्होंने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक जो है वो कंपोज किए थे। काफ़ी न्यूज़ इनके बारे में होगी। आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है हरीनी लोगन, ठीक है। सो ये इंडियन अमेरिकन है, हरीनी लोगन। इन्होंने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी हरीनी लोगन, ठीक है, इनको एक तरीके से जीता। सो बेसिकली हरीनी लोगन वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी वंस देन रीइंसेटेड। सो इन्होंने जो थे आपका, अगर मैं बताऊं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी क्या है, तो एक तरीके का ये कंपटीशन है, काफ़ी प्रचलित रहा है। इसकी आपकी ये जो पर्सनालिटी है हरीनी लोगन, इनका हमें नाम याद रखना है। और सिंस जो है इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। वाई? बिकॉज क्योंकि देखो न्यूज़ में है तो ये हमारे पास फेमस पर्सनालिटीज़ में भी इनका जो है जिक्र होता रहता है, इसलिए हमें इनकी जो नाम है वो याद रखना है। और इन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग जो था वहाँ से एक बारी एलिमिनेट हो गई थी। शी मिस्ड 4 वर्ड्स इन ग्रूलिंग स्टैंड ऑफ अगेंस्ट विक्रम राजू, ठीक है। तो विक्रम राजू के अगेंस्ट जो है इन्होंने स्टैंड ऑफ किया था, ठीक है। इनका नाम हमें याद रखना है और आपको स्पेलिंग बी जो कंपटीशन है उनके बारे में भी याद रखना है। उनको फाइनली जो है ट्रॉफी मिलता है दिस ईयर और ये 13th ईयर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट नोन स्पेलर्स हैं, ठीक है। इनका नाम है हरीनी, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउड को एक तरीके से इम्प्रेस किया, ठीक है। $50,000 का कैश प्राइज जीता है और 5th
स्क्रिप्स चैंपियन जो थे इन्होंने ही कोच किया था। तो ये सारी की सारी जो न्यूज़ है वो इनको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, कंट्रीज फर्स्ट लिक्विड मिरर, ठीक है। सो यहाँ पर लिक्विड मिरर की बात हुई है, टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात हुई है। ये कहाँ पर बिल्ड हुआ है, ये उत्तराखंड में जो है आपको देखने को मिला है। और नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, कहाँ पर फर्स्ट मिरर टेलीस्कोप हमें देखने को मिला है, उत्तराखंड में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं मिरर टेलीस्कोप की बात करती हूँ तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा हमें एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करते हैं देखने के लिए कि किस तरीके से और क्लैरिटी के साथ हमारा जो विजन है वो अच्छा होता है। और ये आपका देवास्थल डिस्ट्रिक्ट है, हिल है उत्तराखंड में, यहाँ पर जो है हमें ये देखने को मिला है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। देवास्थल के बारे में बताऊँ तो एग्जैक्टली ये नैनीताल में जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका आर्यभट्ट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है, वो भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात करें, कंट्री में लार्जेस्ट इन द एशिया, ठीक है, सबसे बड़ा एशिया में जो हमें देखने को मिला है वो देवस्थल एक हिल है उत्तराखंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया नैनीताल में जो है लाई करता है, वहाँ पर हमें देखने को मिला है। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात करें तो ये हेल्प करेगा हमें कि स्काई की सर्वेइंग कितने अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है, और अच्छे तरीके से हमारे एफिशिएंटली जो है हम स्काई को देख सकें। और जो एस्ट्रोनॉमर्स थे हमारे पास, इंडिया के, बेल्जियम के, कनाडा के, उन सब ने मिलकर इसको बिल्ड किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली जो न्यूज़ है वो है जेवियर ओलिवन टेक्स ओवर एज द मेटा न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। सो देखो अब आपको पता है मेटा जो है, मेटा प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली, पहले हम लोग फेसबुक बोलते थे, अब इसको हमने नया नाम दे दिया है मेटा प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने आपका फेसबुक को ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर इनके जो नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उनका नाम याद रखना है, जेवियर ओलिवन है, ठीक है। ये करंट चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं मेटा प्लेटफॉर्म के, और ये कंपनी का जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उसको ओवरटेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेटा को मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक बिजनेस कंपनी है एज अ मेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये किस किस से रिलेटेड है, जैसे कि आपके जो साइट्स हैं, फेसबुक हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपके जितने भी जिसको हम खाली पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, अब उसको हम मेटा प्लेटफॉर्म के नाम से उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सालों से जो है इसमें चेंजेस लाने की बात हो रही थी। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर हम जेवियर ओलिवन की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कैलिफोर्निया में जो है रह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट करी थी। और इसके अलावा फेसबुक ज्वाइन करने से पहले ये बाकी किसी और कंपनी में काम करते थे, साइमंस एजी करके नाम था कंपनी का, वहाँ पर ये काम करते थे, ठीक है। तो काफ़ी जाने पहचाने इनके नाम है। अगर मेटा के सीईओ की बात करूँ, ठीक है, तो आपको पता है कौन है, वो मार्क ज़करबर्ग हैं, ठीक है, जिन्होंने फेसबुक और ये सब चीज़ें लॉन्च करी थी। सो मेटा जो है फाउंड कब हुआ था, ये 2004 में जो है इसका गठन हुआ था कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। ये देखो वापस से बोलूँ, ये जो मेटा कंपनी है एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की। सो पहले हम खाली फेसबुक यूज़ करते थे, खाली इंस्टाग्राम यूज़ करते थे, अब इन कंबाइन को जो एक इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, वो है मेटा, ठीक है। और ये एक वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से है, और बिग 5 अमेरिकन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी है पहली 5 में से। इसके अलावा जो बाकी की 4 हैं वो है अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, ठीक है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके बाद आती है मेटा, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मेटा एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की। बाकी की जो 4 कंपनीज इसके ऊपर ही हैं, विच इज़ अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, आपका एप्पल और क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है।
सो यहाँ के जो CEO सॉरी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो हैं जेवियर ओलिवर, और मेटा के जो CEO हैं वो कौन है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है ना। सो काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें जो हैं इनके बारे में पढ़ ली हैं। ओके, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसरो के चेयरमैन जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है। सो यहाँ पर डॉक्टर सोमनाथ, कौन है, डॉक्टर सोमनाथ, इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये चेयरमैन है इसरो के, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, डॉक्टर सोमनाथ है। इन्होंने अनंत टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है अनंत टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो इन्होंने कहाँ पर इस्टेब्लिश किया, कहाँ पर इनॉग्रेट किया, तो कर्नाटका में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। और कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, वहाँ पर इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी है इंडिया में। और यहाँ पर जब से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1992 से, ठीक है, तब से अनंत टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट्स, और इनफैक्ट 69 लॉन्च व्हीकल्स भी इन्होंने बिल्ड करे हैं विच इज़ लॉन्च्ड बाय इसरो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर मैं इसरो की बात करूँ आपसे, देखो इसरो की मैं बात करती हूँ, तो हम पहले पेन का कलर वैसा लेते हैं जो दिख जाए, ओके। सो इसरो की अगर हम बात करते हैं, तो देखो यार, इसरो जो है एक नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपकी सैटेलाइट के रिलेटेड चीज़ें हैं या कुछ भी आपकी साइंटिफिक रिलेटेड चीज़ें हैं, वो कौन मैनेज करता है, वो इसरो ही मैनेज करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च यूनिट, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बारी इसका पूछ लेते हैं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर हैं, बैंगलोर में है, कर्नाटका, ठीक है। बहुत बारी क्वेश्चन आया है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चेयरमैन कौन है इसरो के, तो चेयरमैन भी हम याद रखेंगे, चेयरमैन है इनके श्रीधर, ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि हमने अभी मंगलयान और ये सब चीज़ें जो भेजी हैं तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सो श्रीधर पानेकर जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। इस हेडक्वार्टर इसका बंगाल में है, और पूरा का नाम है इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है श्रीधर पानेकर, ठीक है, जो कि पहले चेयरमैन थे, अब तो खैर डॉक्टर सोमनाथ हैं। तो उन्होंने श्रीधर पानेकर इसके प्रीवियस चेयरमैन थे, अभी कौन है, डॉक्टर सोमनाथ है। इन्होंने यहाँ पर जो आपका अनंत टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया, कर्नाटका में इनॉग्रेट किया। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओके, सो 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मर SBI MD हैं जिनका नाम है अश्विनी भाटिया, वो चार्ज लेते हैं एज अ होल टाइम मेंबर एट सेबी, ओके। तो सेबी की बात हो रही है, नाम याद रखना है हमें, क्या नाम है, सॉरी, ओके, नाम याद रखना है हमें, तो क्या नाम है, अश्विनी भाटिया नाम है। इन्होंने होल टाइम मेंबर का चार्ज लिया एट सेबी, ठीक है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। फुल फॉर्म है इसकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ है 1988 में इस्टेब्लिश किया गया है, और इसको जो है स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई हैं। सो बेसिकली ये एक लॉ के तहत जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर हम स्टैट्यूटरी बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो है, ठीक है। अगर हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोल रहे हैं तो लॉ के तहत उस बॉडी को बनाया गया है, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को जो है लॉ के तहत ही बनाया गया है, ठीक है। सो 1988 में इसका गठन हुआ था। उसके अलावा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ पर है, मुंबई में हेडक्वार्टर्स हैं इसके। इसके अलावा जो इसके किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। और इसके अंडर बाकी की जो बाकी एजेंसीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एसोसिएशन म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, आपके नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लिमिट हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो इन्हीं के अंडर आती है। सो ये काम है किसका, सेबी का, और 88 में इस्टेब्लिश हुआ था।
और यहाँ पर काम किसके लिए करता है, फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट्स इन दी इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली जो भी मार्केट्स हैं उसके हिसाब से काम करता है, सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उसके हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो न्यूज़ है उसमें बात करी है अश्विनी भाटिया ने, जिन्होंने एक होल टाइम मेंबर का चार्ज लिया एट सेबी, ठीक है। भाटिया जो थे एक पहले मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे एसबीआई के, ठीक है। तो एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे, उसके बाद इन्होंने सेबी को ज्वाइन किया 3 बारी। नाउ द गवर्नमेंट जो है इज येट टू अपॉइंट द 4th मेंबर, तो 3 मेंबर उन्होंने अपॉइंट कर दिए हैं, जिसमें से अश्विनी भाटिया जो है उन्होंने एक होल टाइम मेंबर का चार्ज ले लिया। अब 4th मेंबर जो है उन्होंने गवर्नमेंट ने उसको ऐड करना है, ठीक है। ये कुछ बातें थी आपकी जो हम याद रखेंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, तो साइक्लोन यास की बात हो रही है। देखो ये जो यास साइक्लोन है ये पहले भी न्यूज़ में था, ठीक है। इम्पैक्ट कहाँ पर आया है, उड़ीसा में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में हमें काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि या साइक्लोन कहाँ पर देखने को मिला है, तो उड़ीसा आपके इन एरियाज में जो है यहाँ पर देखने को मिला है या साइक्लोन, ठीक है। 14th साइक्लोन जो है उड़ीसा में 2021 में आया था, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो इन सब के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में उसका नाम था अम्फन, ठीक है। सो नाम याद रखना है, कभी कभार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी जो हमें थोड़ी बहुत ध्यान में रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट टू नेम कॉलोनीज, ओके, सो दिल्ली गवर्नमेंट to name colonies and streets after Baba Saheb Ambedkar following the central government's guideline advising against the usage of the word Harijan, ठीक है। सो दिल्ली गवर्नमेंट इज सेट टू रिप्लेस द वर्ड हरिजन फ्रॉम नेम्स ऑफ कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। सो अब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि हरिजन जो वर्ड है जो अनटचेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है, देखो आपको पता होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे उनको डिप्रेस्ड क्लासेस का जो है उनको हेड माना जाता था, लीडर थे डिप्रेस्ड क्लासेस के, और उनके लिए बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं उन्होंने लड़ी हुई हैं। इनफैक्ट जो आपका कम्युनल लॉज थे, ठीक है, जो आपकी रिजर्वेशंस थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वो भी उन्होंने ही जो है उसमें सहयोग दिया, योगदान दिया। पूना पैक्ट जो था वो साइन करवाया था जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशंस प्रोवाइड हुई थी, ठीक है ना। ये हिस्ट्री की चीज़ें हैं, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन था। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो वर्ड है हरिजन हम उसको रिप्लेस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज और स्ट्रीट्स में ऐसा नाम यूज़ किया और वहाँ पर उनकी जगह हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इस तरीके की अगर जो चीज़ें होती हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs, उनको एक इक्वल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करने की एक कोशिश रहती है हर सरकार की, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार का भी इस तरीके की चीज़ें करने का एक ही मकसद है ताकि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, OBCs कम्युनिटीज़ हैं, उनको एक तरीके से अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात हो रही है फ्रीडम फाइटर अंजलि की, ठीक है। सो अंजलाई पोन्नुस्वामी जिन्होंने इंडियाज इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करी थी फ्रॉम कॉलोनियल ब्रिटेन, ठीक है। तो उनकी जो है डेथ हुई 102 उम्र की थी। ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है हिस्ट्री में, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 102 साल के थे अभी जिनकी डेथ हुई है, अंजलाई पोन्नुस्वामी, और ये 21 ईयर्स के थे, ठीक है, जब इन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट जो थी ये इंडियन नेशनल आर्मी की एक रेजिमेंट थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिमेंट थी, वुमेन रेजिमेंट थी, नोन एज रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ठीक है। और मैं आपसे अगर इंडियन नेशनल आर्मी की बात करूं तो 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। किसने फाउंड किया था? कैप्टन मोहन सिंह वॉज दी फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। उसके बाद इसको लीड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने,
ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल आर्मी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो है इस तरीके की मूवमेंट और इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और ये जो रानी झांसी रेजिमेंट है, ये इंडियन नेशनल आर्मी के अंडर ही फॉर्म हुई थी, खाली औरतों के लिए, सिर्फ औरतें जो थी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और यहाँ पर हमारी फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम हमें याद रखना है, अंजलाई पौनुस्वामी, जो कि इन्होंने फाइट किया था बहुत अच्छे से, इंडियन रेजिमेंट को ज्वाइन किया था फॉर द इंडियन नेशनल आर्मी, और अब इनकी डेथ होती है, ठीक है। सो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम थोड़ी बात रखेंगे, क्योंकि इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का एक अच्छे से फाउंडेशन किया था 1943 में। 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, एंड इन 1943 इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह, लेकिन उसको बाद में लीड किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये सब हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। सो जब वॉर एंड होता है और जापानीज़ की डिफीट होती है, इंडियन नेशनल आर्मी को भी डिसबैंडन कर दिया गया था। और ये जो अंजलि पौनुस्वामी थी, ठीक है, ये रिटर्न वापस से घर को आती हैं और मलेशिया में जो है अपना लाइफस्टाइल व्यतीत करती हैं। तो ये बहुत अच्छी इनके बारे में एक न्यूज़ थी, ठीक है। आगे बात करते हैं तो पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, इनके जो एमडी हैं और सीईओ हैं जिसका नाम है एस कृष्ण, ये रिटायर होते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक से, और एक इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक था, ठीक है। इन्होंने अपने जो एमडी का जो अनाउंस किया था, ठीक है, एंड टू रिटायर फ्रॉम दी रोल। तो यहाँ से आपका जो नाम है वो याद रखना है, एस कृष्ण। ये अब रिटायरमेंट इन्होंने ले ली है। ये पंजाब और सिंध बैंक के जो है ये एक एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनको जो है कब अपॉइंट किया गया था? तो 31/5/2022 में अपॉइंट किया था। अब इसके बाद जो है एस कृष्ण अपने रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है। इनका बेसिकली अपॉइंटमेंट यहाँ तक ही था, सॉरी, इनका जो अपॉइंटमेंट था 31 मई 2022 तक था। अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है। और ये पोस्ट ग्रेजुएट रहे थे एस कृष्ण। मैं बता दूं आपको, एमकॉम में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और अकाउंटेंसी के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स जो हैं वो भी क्वालिफाई किए थे, ठीक है ना। ओके, सो ये कुछ बातें थी। अगर मैं पंजाब एंड सिंध बैंक की हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इनके जो फाउंडर हैं वो हैं वीर सिंह, इनके फाउंडर हैं, ठीक है। और कब फॉर्म हुआ था? तो 24 जून 1908 में पंजाब एंड सिंध बैंक जो था वो फाउंड हुआ था। आगे बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की बात हो रही है। इन्होंने एक नेशन वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल जो है रैली अनाउंस की, लॉन्च करी, ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो है वो मनाया गया। उसके तहत जो है इन्होंने एक फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल जो है वर्ल्ड साइकिल डे पर लॉन्च करा। और इन्होंने, इनका कहना है कि एक बाईसाइकिल चलाते वक्त कि एक इंसान जो है कितना फिट रह सकता है, कितने अच्छे तरीके से रह सकता है, तो वो इनका एक मेन मोटो था। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी ज़्यादा अपनी ओपिनियंस दिए हैं कि किस तरीके से लोगों को बाईसाइकिल्स जो हैं वो राइड करनी चाहिए, और क्यों बाईसाइकिल्स जो हैं इतनी इम्पॉर्टेंट हैं फॉर दी फिटनेस, ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बताया है कि वर्ल्ड के जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्री मेच्योर डेथ से बचेंगी, और कम से कम भी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है हर साल, ठीक है, उससे बचेंगी। सो यहाँ पर बाईसाइकिल की बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स बताए गए हैं, और किसने बताए हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, ठीक है। यहाँ पर ये हमें एक पब्लिक, पूरे वर्ल्ड को हेल्थ के बारे में जानकारी देता है, हेल्थ के बारे में बात करता है, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अभी कोविड-19 का जब सारा सिस्टम ये चल रहा था तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को वार्न किया था कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यूएन
स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हेल्थ के बारे में पूरे वर्ल्ड को अवेयर करती है। इसके अगर बात करें तो फॉर्मेशन हुआ है इसका 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। हेड क्वार्टर्स बहुत बारी पूछ लिए जाते हैं। सो हेड क्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल की मैं बात करूँ तो टेड्रोस एडम जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। सो ये मैंने कुछ बातें कही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत बारी आपसे हेडक्वार्टर्स डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो साथ ही साथ हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये कहानी थी आपकी सारी की सारी 4 जून की, ठीक है, 3 जून की। साथ ही में मैं बात कर रही हूँ 4 जून की, ठीक है। सो 4 जून में देखो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हम अभी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, जिन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है श्रेष्ठा, ठीक है। ये जो श्रेष्ठा स्कीम है ये रेजिडेंशियल एजुकेशन के लिए जो है लॉन्च करी गई है और फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो इसका पूरा श्रेष्ठा का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। स्कीम्स फॉर रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेट करी गई है और विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड की क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी जो है किस तरीके से प्रोवाइड हो, उस तरीके की जो स्कीम है वो लॉन्च करी गई है। और जो गरीब जनता है, जो एक तरीके की जो बैकवर्ड क्लास है, वो किस तरीके की एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो यहाँ से एक श्रेष्ठा स्कीम आपको याद रखनी है, एजुकेशन के रिलेटेड स्कीम है, ठीक है। और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए टू द पुअरेस्ट ये स्कीम लॉन्च करी गई है बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। यहाँ पर देखो स्पेशली जो आपके शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स हैं, जो अनटचेबल्स जिनको आप कंसीडर करते थे पहले, ठीक है ना। सो शेड्यूल कास्ट होगी, शेड्यूल ट्राइब्स होगी, जो थोड़ी लोअर सेक्शंस आती हैं सोसाइटी की, उनको किस तरीके से एक टारगेट स्कीम, टारगेट एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वो उस तरीके की स्कीम है। देखो हमारी जो राइट टू एजुकेशन है ना, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है विच इज़ इंक्लूडेड इन आर फंडामेंटल राइट्स की एलिमेंट्री एजुकेशन जो है हर बच्चे को प्रोवाइड होनी चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चे को ये एजुकेशन मिलनी चाहिए। और यहाँ पर ये इस तरीके की स्कीम्स जो हैं ये लाने का मतलब ही यही है कि ये जो एजुकेशन का मुद्दा है ये बच्चे को मिलना चाहिए। और ये जो राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट हमारा पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल्स हैं 12 से 35 तक के आर्टिकल्स हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड यही करवाता है, ठीक है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से एक्ट के तहत, अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया था, ठीक है। सो ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। अगला जो आपका न्यूज़ है ये है HDFC जो है ये टाई किया है इन्होंने किसके साथ। सो HDFC ने कोलैबोरेट किया है विद द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग फर्म एसेंचर, ताकि डिजिटली ट्रांसफ़र किया जा सके इसका जो लेंडिंग बिजनेस है। जो टाई अप है ये रिवैम्प करेगा HDFC का कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा गया, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस, ताकि ग्रेट ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो मिले, बिजनेस ग्रोथ जो है वो मिले। सो एक छोटी सी न्यूज़ है, याद रखना है कि किसने जो है एसेंचर के साथ टाई किया है, और वो HDFC ने टाई किया है विद द एसेंचर, ठीक है, फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दी NFBC जायंट। और HDFC ने अनाउंस किया है कि किस तरीके से हम जो है ग्लोबली जो है एक लीड करेंगे। HDFC की अगर मैं CEO की बात करूँ या MD की बात करूँ तो वो है शशिधर जगदीशन, ठीक है, शशिधर जगदीशन। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है HDFC बैंक के? तो वो मुंबई में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है। उसके बाद आगे बात करते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने रैटिफाई किया 8.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स फॉर 2021-2022। और जो ये 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे ऑफ रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑपरेशन, जिसको हम EPFBO भी बोलते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर इस तरीके का जो है गवर्नमेंट ने रेटिफाई किया कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड हो जाए किस पे, EPF डिपॉजिट्स पे, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है इसने कन्वे किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूव किया टू क्रेडिट की 8.1% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे टू ईच मेंबर ऑफ द EPF स्कीम। जिन्होंने भी EPF स्कीम ली है उसके हर एक मेंबर को जो है 8% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कराए। और ये किसके अंडर आया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। EPFO की बात करूं, अगर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसको लॉ के तहत बनाया है, ठीक है। और ये किसके अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोविडेंट फंड को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सके और मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद मैं बात करूँ टाटा की बात हो रही है यहाँ पे, टाटा प्रोजेक्ट की बात हो रही है। टाटा प्रोजेक्ट विंस बिड टू बिल्ड अप जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट्स विल बिल्ड अप द नेशनल कैपिटल रीजन। सो टाटा यहाँ पे बात करें कि नेशनल कैपिटल रीजन का जो एयरपोर्ट है कहाँ पर, जेवार में, ठीक है। इसको किस तरीके से बिल्ड किया जा सके, और यहाँ पर 6000 करोड़ इस प्रोजेक्ट पर लगाने की बात हुई है, ठीक है। ये जो नया एयरपोर्ट है जेवार में, ये कहाँ पर कब तक फंक्शनल होगा? 2024 में जो है इसको फंक्शन करने की बात करी गई है, ठीक है। और जेवार एयरपोर्ट जो है, अगर किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये अपकमिंग नोएडा में आपका पड़ेगा, एक अच्छा एयरपोर्ट बन जाएगा, 2024 की बात है। टाटा की हेडक्वार्टर्स की बात करूँ तो मुंबई में है, ठीक है। फाउंडर आपको पता है JRD टाटा है, ठीक है। और कब फाउंड हुआ था? 1945 में मुंबई में ही फाउंड हुआ था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, मेघालय गवर्नमेंट की न्यूज़ है। इन्होंने की इनिशिएटिव ऑफ प्रपोजल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। प्रपोजल सिस्टम जो है मेघालय एंटरप्राइज एक पार्ट है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट का। इन्होंने UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, ठीक है। सो ये अवार्ड जो है कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में हुआ था। वो इन्होंने काफ़ी जीता है मेघालय गवर्नमेंट ने, और इसके तहत मेघालय ने उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना, इन सब ने साथ किए हैं मेघालय के साथ, ठीक है ना। सो ये कुछ मेघालय के बारे में न्यूज़ थी। सीधे क्वेश्चन बन सकता है बेस्ट प्रोजेक्ट जो है किसने जीता है? तो वो मेघालय ने जीता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, ठीक है। और ये UN अवार्ड वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में हुआ था, और मेघालय ने इसमें जीत हासिल करी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपकी जो न्यूज़ है वो इंडियन एयरफोर्स की न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर टू कम अप इन चंडीगढ़, ठीक है। तो हेरिटेज सेंटर कहाँ पर आने की बात हो रही है? चंडीगढ़ में। यहाँ पर जो रोल है इंडियन एयरफोर्स का वो दर्शाया जाएगा, और ओवरऑल फंक्शनिंग किस तरीके से करी जाती है वो बताई जाएगी। कहाँ पर? चंडीगढ़ में जो है इसका सेंटर बनाने की बात करी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो न्यूज़ है हमारे पास वो है यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव किया। In fact, United Nation has changed the Republic of Turkey's country name at the Organization of Turkey to टर्किया, ठीक है। तो टर्किये जो है इन्होंने UN ने टर्की का नाम टर्किये जो है चेंज कर दिया, और ये रिक्वेस्ट इनको अंकारा से जो है चेंज करने के लिए मिली थी। UN के जो स्पोक्समैन थे जिनका नाम था स्टेफन डुजारेक, ठीक है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट रिसीव करी, और फाइनली जो नाम था अब ये टर्किये जो है यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ टर्की सारी अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा सा न्यूज़ था। टर्की की आपको कैपिटल पता है अंकारा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अंकारा जो है कैपिटल है टर्की की। प्रेसिडेंट आप मुझे बताओगे टर्की के कौन है, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके अलावा टर्की की जो करेंसी है वो कौन सी है? टर्किश लीरा, ठीक है। टर्किश लीरा जो है इसकी करेंसी है। तो ये कुछ न्यूज़ थी UN के बारे में। इसके अलावा 50th इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया। देखो, जब भी आपके 25
50, ठीक है, इसके अलावा आपके 150, 125 इस तरीके की कोई एनिवर्सरीज हो रही हैं, इस तरीके की कोई भी आप साल पूरे हो रहे हैं, तो वो जो डे होता है वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है हर साल 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल हमने 50th सेलिब्रेट किया और यहाँ पर इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरीके से उसका ध्यान रखा जाए, उस पर बात होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल का, ठीक है। यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये एक नोडल एजेंसी है जो ऑर्गेनाइज करती है और सपोर्ट करती है इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इस साल की थीम थी ओनली वन अर्थ, ठीक है। थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रेज करने के लिए, किस तरीके की चीज़ें जो हैं हमें रखनी चाहिए, अगर जैसे अभी आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत जो है हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाएँ, ठीक है। ये जो ओनली वन अर्थ वन अर्थ का जो मोटो है ये आपने लिया था 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। वहाँ से ये मोटो हमने लिया है, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो पता होनी चाहिए। 50th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करें, विच इज़ अ गुड थिंग। तमिलनाडु ने गवर्नमेंट ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ साइन किया है? IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तमिलनाडु ने, ठीक है। और ये किसके लिए साइन किया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर्स हैं, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम पेंशनर्स, ठीक है। तो पेंशनर से लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जा सके और ये डोर स्टेप सर्विस पोस्टल डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे, घर घर आके जो है ये लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स को दिए जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये ट्रांसफ़र करेगा 70 रुपये, मतलब लाइक ट्रांसफ़र करेगा टू द डोर स्टेप, ठीक है। घर घर आके जो है उनको ये सर्विस प्रोवाइड होगी और मात्र 70 रुपये जो है उनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पे करना पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छी खबर है, अच्छी एक न्यूज़ है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है ये आपका जीवन प्रमाण पोर्टल है, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी। इसके बाद हमारी जो एक लास्ट न्यूज़ है वो रशियन लैंग्वेज डे की है। तो रशिया सिंस न्यूज़ में है, रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत चल रहा था, उस वजह से जो रशियन लैंग्वेज डे है उसको हमने रखा है न्यूज़ में। 6 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर इट इज़ वन ऑफ दी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो यूनाइटेड नेशन यूज़ करता है थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? एक तो इंग्लिश है, दूसरा अरेबिक है, तीसरा स्पेनिश है, देन चाइनीज़ है, देन रशियन है एंड देन फ्रेंच है, ठीक है। सो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो आपका यूनाइटेड नेशन यूज़ करता है उसमें से रशिया भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसलिए रशियन लैंग्वेज डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 6 जून को, ठीक है। सो ये था आपका आज का पूरी की पूरी 2 दिन की मैंने न्यूज़ आपसे डिस्कस करी है, ठीक है। आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं प्लीज़ 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 उसका आंसर दें। और कोई भी आपको लग रहा है कि कुछ सजेशन चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।